नमस्कार मित्रों, पूर्वामंथन से मैं अमर बहादुर सिंह। आज चुनाव परिणामों के बाद जो राज्यों में स्थिति बनी हुई है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के जो हार हुई है और कुछ 4-5 स्टेटों में जो बहुत बुरी हार है, उसी की समीक्षा के बारे में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, तो केवल 33 सीट मिलना एक बड़ी हार है। हरियाणा में आधी सीट गंवा देना लोकसभा की, पहले 10 में 10 थी, आज 5 है, वहाँ भी हार हुई है। राजस्थान में 25 सीटों में देखा जाए तो 24 सीट है, 11 सीटों का हार है। महाराष्ट्र में 41 सीट से घट करके 19 सीट पे आ जाना एक बहुत बड़ी हार है। वेस्ट बंगाल में 22 सीट 18 सीट से घट करके 12 सीट पे आ जाना एक बड़ी हार है। लेकिन चर्चा जो है वो घूम फिर करके महाराष्ट्र पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हार है उसके कारण क्या है और कौन किस पक्ष में है ये स्पष्ट दिख रहा है और लोग चुनावी विश्लेषण कर भी लेते हैं। पार्टियों के अंदर कौन किसके पक्ष में गया है ये भी बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है। वो स्थिति जो है करीब करीब राजस्थान में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, हरियाणा में भी है। लेकिन चर्चा महाराष्ट्र में इसलिए हो रही है कि अभी भी पिछले साल से जब से वहाँ उद्धव शिवसेना में जब जो विभाजन हुआ दो पार्ट में, एक अजीत गुट का और एक नाथ शिंदे का, और शरद पवार वाली एनसीपी गुट में जब अलग हुआ अजीत पवार का और खुद शरद पवार का, और कांग्रेस में भी आपस में एक थोड़ी बहुत खींचतानी हुई, तो इन सबको लेकर के 6-6, 7-7 पार्टियां महाराष्ट्र में हो गई हैं। महाराष्ट्र में एक जो दलितों की पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, वो भी अपने आप में बहुत महत्व है चुनावों को जिताने और हराने में। और जिसका बीबीए उसका पिछले बार का जो वोट परसेंटेज था 2019 के चुनाव में अगर देखिए तो लगभग 7% था। इस बार के चुनाव में उसमें 64% की गिरावट आई है। और ये जो 64% की गिरावट आई है ये एनडीए को काफ़ी नुकसान किया हुआ है और इंडिया गठबंधन को जो है वो फायदा पहुंचाया हुआ है। हालांकि कहीं कहीं एनडीए के पक्ष में भी ये इसके बिखराव का एक असर दिखा हुआ है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आखिर में महाराष्ट्र में इतनी जो भूटापटक क्यों है। देखिए, एक बात तो ये सर्वविदित है, महाराष्ट्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को बहुत अच्छे से नहीं माने, स्वीकार नहीं किए कि उन्होंने जो पार्टियों में जो विघटन किया, चाहे उद्धव शिवसेना को 2 पार्ट में कर दिया और एनसीपी को 2 पार्ट में कर दिया। और इसको देखा जाता है इससे बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे थे कि फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा भी नज़र नहीं आया जो है। अब आज के समय में ये समीकरण बन गया है कि अजीत पवार जो है एक तरह से देखा जाए तो लायबिलिटी बन गया भारतीय जनता पार्टी की। इनका वोटिंग परसेंटेज भी देखिए तो 3.6% वोट इनको मिला हुआ है। वोट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, जैसा जबकि ऐसा ये माना जाता था कि संगठन में इनका बहुत बड़ा हाथ है और शरद पवार की पूरी राजनीतिक संगठन इन्हीं के हाथ में रहती थी। नतीजा हुआ कि बारामती की जो सीट थी वहाँ पे दोनों आपस में ही नंद भौजाई की सीट में जो है वो अपनी स्थिति जो है खराब कर लिया और अजीत पवार की पत्नी चुनाव हार गई और शरद पवार की बेटी चुनाव वहाँ से जीत गई है। करीब 1,60,000 वोटों से वहाँ से चुनाव जीती। तो कुल मिलाजुला कहने का मतलब कि उनकी अजीत पवार की किरकिरी हुई। अभी जब लोकसभा जब तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए और उसमें इस बात को लेकर के अड़ गए कि हमको केंद्रीय मंत्री का पद जो है उनके किसी भी एक कैंडिडेट को, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, उनको चाहिए, तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हुआ है। हालांकि ये भी एक अड़ियल रवैया है और जब पूरे सभी लोग मिल करके जब एनडीए के साथ चल रहे हैं तो वो एक छोटी मोटी बातों पर ये इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अजीत पवार सबसे इस समय की अभी जितनी भी पार्टियां हैं 6 पार्टियों में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो है वो देखने से ये लग रहा है कि अजीत पवार हैं। अजीत पवार कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। हालांकि राज्यसभा से फिर वो अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेना चाह रहे हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी सहयोग दे भी ले, क्योंकि भाजपा को भी ये डर लग रहा है
कि फिर कुछ बिखराव होगा तो स्थिति हमारी और खराब होगी। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को अगर बहुत बारीकी से आप देखिए तो सबका नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। वैसे भी उसका 1-1.5% वोट भी कम हुआ है और अगर देखिए सीटों के हिसाब से सबसे ज़्यादा 27-28 सीट लड़ करके और चुनाव कितनी जीती है, 9 सीट जीती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भाजपा का बड़ा बुरा प्रदर्शन महाराष्ट्र के लिए माना जाएगा। कांग्रेस का वोटिंग जो परसेंटेज था लगभग जो है पिछले साल के ही अनुसार था, 0.4% का केवल अंतर था। शरद पवार वाली जो पार्टी एनसीपी थी इसके वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है और करीब 2 से 2.5% की वोट की गिरावट आई है। अगर हम अजीत पवार वाले के भी वोट के उसमें जोड़ दें तो भी उस हिसाब से भी उसमें भी गिरावट आई है। अब इसमें शिवसेना में देख लीजिए तो शिवसेना के वोटों में जो बिखराव हुआ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में, पहले मुझे लगा चुनाव के पहले ये लगता था कि उद्धव ठाकरे के पास 65-70% वोट जाएगा और इनके पास 35-40% एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का जो बेसिक वोट था वो जाएगा। लेकिन जब परिणाम निकला और उसमें ये आया कि 16.5% वोट जो है वो उद्धव ठाकरे के पास था और करीब 13%, 12.95-13% हुआ, 13% वोट जो है एकनाथ शिंदे के पास गया। जरा इसको गौर से सुनिए कि इसमें जो है वो शिवसेना के पास जो 16.5% का वोट है इसमें मुस्लिम वोट भी है जो अब तक शिवसेना उद्धव ठाकरे जब अलग लड़ते थे शिवसेना से तो उसमें मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिलता था। तो ये वोट भी ऐड होने की बात 16% है, यानी कि अगर उसमें से अगर मुस्लिम वोट अगर थोड़ा निकाल भी दिया जाए तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगभग बराबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के पास शक्ति जो है आने वाले समय में उद्धव ठाकरे से ज़्यादा होगा जो है शिवसेना के हिसाब से देखा जाए तो जो है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी देखिए तो स्ट्राइक रेट देखिए कि 15 सीट पे लड़े चुनाव एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी है शिवसेना, और उसमें से 7 सीट जीती जो है और भाजपा 28 सीट लड़ करके उसमें 9 जीता जो है। शिवसेना 17 या 21 सीट पे लड़ी चुनाव और वो जो है वो 9 सीट लड़ी। तो स्ट्राइक रेट भी अगर देखिए तो एकनाथ शिंदे का इन लोगों से सारा बेहतर लग रहा है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ये गठबंधन बहुत मजबूत है। अजीत पवार को भले उनके साथ जो है वो आपके राजनीतिक हिसाब से उनको कितना हिस्सा देना है या नहीं देना है उसमें भले कुछ कम या अधिक कर दीजिए, लेकिन एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी मजबूत होगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दोनों ही अगर पक्ष और विपक्ष को देखा जाए वोट परसेंटेज में 0.5-1% का अंतर आया हुआ है। टोटल अगर देखिए तो ये मेरे पास आंकड़ा है करीब दोनों पार्टियों में 43.55 और 86 करीब 0.5% का अंतर आया है। 0.5% जो है वो ये इंडिया गठबंधन के तरफ है जो है। लेकिन जब चुनाव विधानसभा के होंगे तो विधानसभा में देखिए वो बड़ा परिवर्तन होता है और विधानसभा में जो 3 क्षेत्र है वो हमें लग रहा है कि वो एनडीए के गठबंधन के पक्ष में है, जैसे कि आपका ठाणे और कोंकण वाला ये रीजन अगर देखिएगा और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसमें एनडीए के गठबंधन को इंडिया के गठबंधन से ज़्यादा वोट मिला हुआ है। वैसे ही मुंबई वाला रीजन है और उत्तर महाराष्ट्र का रीजन, ये 3 रीजन में एनडीए जो है वो इंडिया से वो बढ़त लिए हुए है। बाकी शेष रीजन में जो 3 रीजन है उसमें जो है जैसे कि आपका पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, विदर्भ हो गया और मराठवाड़ा हो गया, इस सब रीजन में जो है इंडिया गठबंधन की जो है परसेंटेज जो है वो एनडीए से ज़्यादा है। तो ये दो एक बहुत स्पष्ट जो है खेमा मतलब दिख रहा है कि रीजन वाइज जो है कि किस में कौन सा ये भारी है। चुनाव में देखिए विधायक का जब एमएलए का जब चुनाव होता है, विधानसभाओं का जब चुनाव होता है तो
तो उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा भी 10,000, 15,000, 20,000 का भी चुनाव का इधर उधर हो जाने से परिणाम जो है बहुत जो है वो परिवर्तनशील हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये अगर इसमें जो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी जो है। अगर ये, चूँकि देखिए ये जो पार्टी है ये वहाँ एक बहुत पहले से आंदोलन चलता है, दलितों का आंदोलन है और वो बहुत ही जुझारू लोग हैं, एकजुट होते हैं लोग जो है। और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें संविधान बचाओ में वो मोस्टली सारे के सारे जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से चले गए हैं। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीबीए के चलते हमको ये सीट और नहीं आई। तो ये एक हंसी की बात है जो है। आप किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से ये थोड़े कह सकते हैं कि ये लड़ते तो हमारा ऐसे हो जाता। ये तो कोई भी पार्टी लड़ सकती है। अब आप कहिए कि बीएसपी जो है यूपी में लड़ गई इसलिए हम सीट हार गए, बीएसपी को नहीं लड़ना चाहिए, तो राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बीबीए भी मेरे ख्याल से कि उसके पास 7% वोट कम नहीं होता है और किसी किसी लोकसभाओं में वो 15-15%, यहाँ तक कि इस बार जो ये पालघर वाला जो चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें पिछले बार ये इनकी वोटों की जो संख्या थी करीब 6 लाख से ऊपर थी जो है। ये गढ़चिलौरी वाला इलाका, अकोला, ऐसे कम से कम 10-12 ऐसे लोकसभा हैं जहाँ पे 10 से 15% इनके वोट हैं जो है। तो इनका वोट जो है वो आने वाले विधानसभा में ये बहुत महत्व का होगा जो है। ये क्या गठबंधन के साथ अगर चले जाए इंडिया के साथ, तो ये बहुत, अगर इंडिया के साथ गठबंधन के साथ बीबीए पार्टी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी चली जाती है तो यह इंडिया के लिए बहुत खतरे की बात है और बड़ी बुरी तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से इंडिया की हार हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन वो कैसे इन लोगों के साथ अपना डील करते हैं प्रकाश अंबेडकर के साथ, ये इस बात पर निर्भर करेगा आने वाले विधानसभा में चुनाव के परिणाम क्या होंगे। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र के चुनाव पे बस मेरा यही कुल मिलाकर विश्लेषण ये था, एकनाथ शिंदे इस पूरे सारे जितने घटक हैं उसमें सबसे मजबूत देखा जाए तो एक अलायंस के रूप में और मजबूत राजनीतिक पार्टी हैसियत के रूप में उभरे हुए हैं और इनका आने वाले समय में और अधिक क्रेज जो है वो बढ़ेगा। भाजपा को एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से बहुत कमतर आंक करके नहीं चलना चाहिए और वैसे भी बहुत ही भरोसेमंद भी हैं। देखिए अभी 7 लोकसभा के चुनाव इनकी पार्टी जीती है महाराष्ट्र में और इनको जो है कोई भी केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें जगह नहीं मिली है। ठीक है, स्वतंत्र राज्य मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हो हल्ला नहीं किए, जैसे कि अजित पवार ने किया। उनको जो मंत्रिपरिषद दिया गया वो नहीं लिए। ये इस तरह का आचरण जो है उनके अंदर में नहीं है। वो एक गंभीर आदमी है और गंभीर लोग ही राजनीति में परिपक्व जो है वो आगे उनके साथ चलना जो है बेहतर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है एकनाथ शिंदे की जो जगह है उसको वहाँ उनको पल्वित होने दे, फलित होने दे और अच्छे से बाउंडिंग करके ये चुनाव 2000 जो आने वाला चुनाव है विधानसभा वाला वो चुनाव लड़ें, तभी ये लड़ाई बढ़िया से लड़ी जा सकती है और भाजपा जो खोई हुई जो शक्ति है, जो ताकत है, वो विधानसभा के रूप में फिर से वो अपना सकती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको महाराष्ट्र पे था मेरा स्पेशली अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे कुछ वीडियो अगर इस तरह के अगर आने वाला हो तो मैं आपको सूचित करूँगा। नमस्कार।